कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पर। आज का अपना टॉपिक है S8 यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र। अपने इस टॉपिक पे आने से पहले जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था वीडियोज़ में कि नोट्स का जो वीडियो था वो मैंने आपको बहुत पहले दे दिया, क्या क्या है वो उसमें मैंने आपको बता दिया। तो फालतू क्वेश्चन पूछकर अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें। लेने की मर्जी है, लिंक पे क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, व्यू ऑर्डर कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जानना हो, पूछना हो तो आप अपना वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ। आपको भी पढ़ना है और मुझे भी पढ़ना है। तो एक आपके नोट्स के क्योरी में मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो अन्यथा क्वेश्चन मत पूछा करें। लेने की मर्जी है लीजिए, नहीं मर्जी है मत लीजिए। चलिए, तो अपना टॉपिक क्या है, S8। इसमें जिनका भी S9 में हिंदी लिए हैं, जो भी लोग हिंदी लिए हुए हैं वो इस वीडियो को भी देखें आराम से, उनका ऑटोमेटिक S9 भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग S8 यानी कि इसको थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को अगर वो स्टार्टिंग से अंत तक, जैसे कि कल मैंने आपको मैथ का वीडियो दिया था, मैथ का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ना कोई गाइड की ना कोई नोट्स की, सारा कुछ आपका उसमें क्लियर है। उसी प्रकार से ये अपना हिंदी का वीडियो है, इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सारा जो भी रटने वाला चीज़ है वो आपके प्रीवियस क्लास का ही है, 1 to 6 और 6 to 8 का ही आपका जो कुछ है सो इसमें आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपका और कुछ नहीं है। तो आराम से गाइड नोट्स को भूल जाइए, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना आप समझ के जाइए, पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। पहला अपना यूनिट है लेखन क्षमता का विकास। सबसे पहले आपको पता है लेखन का मतलब क्या होता है। लेखन का मतलब होता है लिखना, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लेखन का अर्थ क्या है, लेखन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें, उसके विकास कैसे होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके महत्व क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। प्राथमिक स्तर पे लेखन का क्या महत्व है, इसी तरह से भी आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन में बस लेखन शब्द पे ध्यान देना है, बाद बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिलेट कोर्स कर रहे हैं तो ये प्राइमरी लेवल का ही है, ठीक। तो लेखन का मतलब होता है लिखना। लिखना मीन्स अपने भाव को, अपने विचार को, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। जो आपके अंदर में भाव है, विचार है, जो बातें हैं, उसको अगर आप कलम के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, लेखन है। लेखन जो है तभी सफल हो सकता है जब आप अपने भाव को, सोच को, विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका भाव विचार सकारात्मक है कि नकारात्मक है उससे कोई मतलब नहीं है लेखन को, पर लेखन की शुद्धता की महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप किसी चीज़ को सुन कर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो इसमें जब तक मैं शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं करूँगा तब तक आप शुद्ध शुद्ध लिख नहीं पाइएगा। तो यही से बात है अपना लेखन में, ठीक। लेखन जो होता है सो वर्तनी, वर्तनी का मतलब समझ रहे हैं, लिखना, ठीक। वर्तनी लिखने की रीति हो गई, या हिज्जे जिसको हम लोग स्पेलिंग बोलते हैं। तो क्या हो गया अपना लेखन जो है सो वर्तनी का विशेष महत्व है, जबकि वाचन में ध्वनि का, यानी कि लिखने में वर्तनी का विशेष महत्व है और बोलने में ध्वनि का महत्व है। क्लियर है। अब लेखन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए बच्चों को लिपि, शब्द, मुहावरे आदि का ज्ञान कराना इसका उद्देश्य है। इसमें शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, विराम चिन्हों का नॉलेज होना, ये सब इसका क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है। इसके बाद अपना आता है उद्देश्य में कि देखिए बच्चों के पास में जब तक भी किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का आपके पास में वर्ड पावर नहीं होगा तब अच्छा नहीं है। तो इसमें बच्चों का क्या होता है, शब्दकोश में वृद्धि करना होता है, बच्चों में सृजनात्मक विकास होता है, बच्चों का बोध तथा तर्क शक्ति का विकास होता है, बच्चे अपने बात को, अपने हर कुछ को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वह स्वतः लिखने की क्रिया में उनका रुचि उत्पन्न होता है, ठीक। वो बात विवाद के माहौल को एक लेखन का रूप दे सकते हैं। मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, सूक्ति हो गया, सबका वो प्रयोग कर सकते हैं। अनुलेख कर सकते हैं, प्रतिलेख कर सकते हैं, श्रुति लेख कर सकते हैं, सब में क्या है वो निपुण बन सकते हैं। तो ये इसका हुआ मुख्य उद्देश्य, संकल्पना और विकास। ये जो विकास है ना, इस मैटर को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक। क्योंकि विकास किस प्रकार से होता है, किस तरह से करना चाहिए, ये अपना बात आता है। खैर अगर यहाँ पे ये पॉइंट आ ही गया है विकास को, तो पहले हम लोग इस विकास चीज़ को डील कर लेते हैं कि विकास किस प्रकार से होता है लेखन का। विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए
लेखन के बाद को उसके विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियां होती है, उसको अगर हम लोग करेंगे और सही ढंग से करेंगे तो अपना लेखन का विकास एक सकारात्मक पक्ष में और बढ़िया तरीके से होगा। जैसे कि सबसे पहला बात आता है लिखने की प्रक्रिया में बैठने का ढंग, बच्चा किस प्रकार से बैठा है, आँख से कागज़ की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि प्रतीक, अक्षर की पहचान है कि नहीं, उसको नमूने उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं। और सबसे लास्टली क्या होता है अपना सबका एक रामबाण इलाज है अभ्यास। जितना ज़्यादा कोई बच्चा लिखेगा उतना अच्छा वो और उतना शुद्ध लिखना और उतना वो सुंदर लिखना शुरू कर देगा। क्लियर है? तो विकास भी आप समझ गए। अब अपना बात आता है शुरुआती लेखन। शुरुआती लेखन कहने का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं, बच्चे में किस प्रकार से उनका लिखने का विकास होता है और क्यों करते हैं, क्या उसका महत्व है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो देखिए शुरुआती लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को शुद्ध उच्चारण और लेखन, केवल अक्षरों का, सिर्फ अक्षर का, 2-2, 3-3 अक्षरों से बने शब्दों का उच्चारण करवाते हैं प्राथमिक लेवल पे। छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ाना और लिखाना, बच्चों को लिखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, रिक्तांश को पूरा करवाना, कहानियाँ उनको याद से सुना दी और बोलना कि उसको लिखो, तुम दिखाओ लिख कर, कविता और गीतों को उनको कंठस्थ जो उनको याद है उसको लिखवाना, अभ्यास करवाना, कोई फिगर दे दिए और उस पर बोले कि इस पर तुम कुछ कहानी बताओ कि इस फिगर में क्या महत्व है, फिगर का अब क्या भाव निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब अपना हो जाता है इसका शुरुआती लेखन। ठीक, अब अपना बात आता है लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया। अब देखिए चरणबद्ध प्रक्रिया कहने का मतलब हो गया कि स्टेप, ठीक, किस स्टेप में क्या होता है। तो चरणबद्ध प्रक्रिया समझने से पहले आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आ सकता है कि लेखन शिक्षण की प्रणालियाँ क्या है। ठीक, तो प्रणालियाँ में होता है रेखांकन विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, सार्थक शब्द या लेखन विधि, ये सब क्या है, इसका प्रक्रिया है, प्रणाली है। ठीक, अब आता है लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप देखे हुए आपके घर में कोई बच्चा कैसे लिखना सीखता है, तो पहले बालकों को हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सीधी रेखा खिंचवाते हैं, फिर तिरछी रेखा, फिर वृत्त बनवाए, आधा वृत्त बनवाए, घुंडिया बनवाए, डिजाइन बनवाए, उनको दिखाएं। उसके बाद क्या है कि अक्षर का एक ठोस रूप, यानी कि अगर ए लिखा हुआ है तो ए लिखा हुआ बहुत सारा सामान आता है, उसको दिखाना हो गया। कपड़ों पे कुछ लिख कर दिखाए, जिस धातु को वो छू सके, छू कर वो अक्षर को महसूस कर सके कि अक्षर की बनावट किस प्रकार की है, वो सब चीज़ उनको वास्तविक चीज़ दिखाना, यानी कि मूर्त अवस्था में दिखाना। क्लियर है? अब है अपना पढ़ना और लिखना में संबंध। देखिए पढ़ना और लिखना में संबंध जो है सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पढ़ाई और लिखाई क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, पढ़ना और लिखना क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना किसी का कोई काम संभव ही नहीं है। पढ़ने और लिखने को समानता, देखिए हम लोग क्या होता है कि पढ़ना और लिखना दो शब्द है, तो इसको हम लोग समानता क्या है कि अलग अलग मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। पढ़ना का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक, और लिखना का मतलब होता है उत्पादन करना। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे आप ज्ञान हासिल किए, अब उस ज्ञान को आप व्यक्त कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, लेखना हो गया, लेखन हो गया। ठीक, तो पढ़ना और लिखना में संबंध है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके घर में अगर आप बच्चे हैं तो आपके घर में आपकी मम्मी क्या की कि कैलेंडर में, उस समय आप स्कूल भी नहीं जा रहे, स्कूल जाने से पहले की अवस्था में आपको बता रहा हूँ, आप देखिए कि आपकी मम्मी कैलेंडर में किसी डेट पर लिख दी कि आज सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो उससे मतलब क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर डेट से और वहाँ ऊपर में कुछ लिख दिया गया। उसी प्रकार से कोई बच्चा है, उसको पता है कि दादी जो है सो इस महीने की 10 तारीख को आएगी, तो उस बच्चा क्या करेगा, दादी का कोई सिंबल बना दिया, कुछ भी, सिर्फ द लिख देगा, कोई गोला घेर देगा, कुछ भी, तो ये उसका क्या विचार आ गया, वो पेन तो चलाया ना। तो यही है पढ़ना और लिखना में संबंध। क्लियर है? अब है अपना प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन क्षमता के विकास के तरीके। वही जो मैंने अभी आपको बताया है, चित्र बनाना, रेखा चिन्ह करके, इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा, तब इसको आराम से इजीली डील कर लीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, उसके बाद है समाधान, मतलब कि क्या
किस प्रकार से गलतियाँ होती है उसको कैसे ठीक करेंगे, बिंदु करवा के बिंदु से बिंदु को मिलवा कर अक्षर बनवाना, उसमें कितनी समस्या, मतलब लिखने में जितना भी समस्या होता है उसका निराकरण। क्लियर। भाषा सीखने के संकेतक लेखन के संदर्भ में, इसका मतलब हुआ कि भाषा को यानी कि लिखने के प्रक्रिया में क्या क्या यूज किया जाता है, यानी कि बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, चार्ट हो गया, शब्द हो गया, सूची हो गया, ये हमको सामान चाहिए बच्चों को लेखन सिखाने के लिए। अब उसकी समझ को कैसे हम लोग विकसित करेंगे, यानी कि बच्चों को अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक, बिंदु का मिलान होना चाहिए, लाइन खींचने आना चाहिए, विराम चिन्ह का संबंध होना चाहिए, समझ होना चाहिए, जैसे कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं, ये सब चिन्ह की उनको समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह को हमको यूज करना है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण का समझ होना चाहिए। तो ये सब अपना इसका क्या है, संकेतक हो गया, ठीक। इसके बाद अपना बात आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में है हिंदी शिक्षण सीखने की योजना और कक्षा प्रक्रिया। अब देखिए, योजना जैसे ही बात आ जाएगा तो हिंदी को किस प्रकार से हिंदी सीखने का, तो देखिए सबसे पहले आपको हिंदी का अर्थ क्या होता है, हिंदी सीखने का क्या अर्थ हुआ। तो जब भी हम किसी भी भाषा में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सब क्या है, अपना एक लैंग्वेज है, इसमें हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं ताकि दूसरा पर्सन समझ सके। अगर आपके सामने में 10 लोग 10 जगह से, तो उनकी 10 की भाषा, बोलने का स्टाइल, सारा कुछ अलग अलग होगा। हिंदी मतलब सिर्फ एक मातृभाषा ही, अपने घर का भाषा को ही यूज नहीं करना है, सबका अपना अलग अलग स्टाइल होगा। बोलचाल में क्या होता है, जटिलता होता है, भाषा में अस्वाभाविकता का निर्माण हो जाता है। आपको पता है कि मैक्सिमम भाषा जो हिंदी का है सो तत्सम और तद्भव सबसे बना हुआ है। तत्सम और तद्भव कहने का मतलब हो गया, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आपको बोला गया कि एक शब्द है, ठीक, जैसे कि आपका हवा मानिए, हवा क्या हुआ, एक शब्द है। अब हवा का पर्यायवाची क्या होता है, वायु भी होता है, अनिल भी होता है, ठीक। मगर इसमें एक आप बात बताइए कि अगर हवा की जगह पे वायु, अनिल, इस सब का यूज किया जाए तो बोलने में प्रॉब्लम होगा। हवा क्या हुआ, एक सरल रास्ता हुआ, हर सरल शब्द हुआ कि हवा बह रहा है, वायु बह रही है, तो तत्सम है। पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उच्चारण के लिए क्या करते हैं, तत्सम शब्दों के जगह पे तद्भव शब्दों का ही बोलचाल में उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो ये अपना हुआ हिंदी का। अब इसमें अपना बात आता है कि योजना, इसको सीखने के लिए, इसको करने के लिए क्या क्या हम लोग योजना बनाएंगे। हिंदी भाषा क्या होता है, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये भाषा जो है सो मूर्त से अमूर्त, यानी कि मूर्त का मतलब समझ रहे हैं कि वैसा चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसका कोई आकार होता है, वो अपना क्या हो गया, मूर्त हो गया। और अमूर्त का मतलब हो गया जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और उसका कोई भी प्रत्यक्ष मौजूद नहीं होता है। जैसे कि ध्वनि, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ या फिर आपके घर में कोई भी इंसान आपको बोला, मान लीजिए कि आपका नेम गौरव है, कोई आपको गौरव बोला, तो किस तरह से बोल रहा है, किस डायरेक्शन से बोल रहा है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर वो इंसान घर में बैठे बैठे ही अपने मन में, अपने विचार में गौरव बोल रहा है, तो उसको आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो ध्वनि अपना क्या हो गया, मूर्त हो गया, और जो विचार है सो अपना अमूर्त हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्रतियाँ होती हैं, जैसे कि चित्रों का उपयोग करना, प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग करना। अब इसके योजना में देखिए, योजना में क्या होगा कि बच्चों को सबसे छोटे छोटे शब्दों को सिखाना चाहिए, ठीक। हिंदी शिक्षण के लिए हमेशा छोटे छोटे शब्दों को सिखाना चाहिए। शब्दों के पश्चात मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक, और शब्दों को मिलाकर सिखाना चाहिए। पहले बच्चा क्या होता है कि पहले बच्चा शब्द सीखता है और शब्दों को मिला मिलाकर क्या करता है, वाक्य का निर्माण करता है। क्लियर है। हिंदी शिक्षण सीखने के लिए योजना के प्रमुख प्रकार। अब देखिए, योजना के प्रकार का बात जैसे ही आएगा तो इसमें आपको कैसे डील करना है, तो देखिए प्रकार में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें प्रकार में आपका हो जाएगा कि किसको पढ़ाना है, किसको सिखाना है, इसका भी प्रकार है। जो पढ़ाया गया उसकी जांच करना, कैसे पढ़ाएंगे सिखाएंगे, ये सब इसका क्या हुआ, योजना का प्रकार हुआ कि किसको पढ़ाना है, सिखाना है, जो पढ़ाया गया है उसकी जांच करना, कैसे पढ़ाएंगे सिखाएंगे, ये सब इतना क्या हो गया, योजना का प्रमुख प्रकार हो गया। अब बात आता है
हिंदी का रचनात्मक शिक्षण और कक्षा प्रक्रियाएं। रचनात्मक कहने का मतलब हो गया कि हिंदी को के शिक्षण में रचनात्मक क्या क्या चीज़ हो सकता है, यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत हो गया, स्वतंत्रता का सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत हो गया, बाल केंद्रित का सिद्धांत हो गया, शैशवावस्था में भाषा का सिद्धांत हो गया, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया, उद्देश्य के चयन का सिद्धांत हो गया, अनुकरण का सिद्धांत हो गया। इस सब को एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को थोड़ा स्लो करके इस सब चीज़ को समझ लीजिएगा। क्लियर है। अब बात अपना आता है हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना की चुनौती। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था योजना का प्रकार, तो जितना आपको किसको पढ़ाना है, किसको सिखाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें क्या कुछ हो सकता है, उसका निराकरण कैसे होगा, उसको आपको डील करना है। जो आप पढ़ा रहे हैं उसका आपको जांच करना है, किसको पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे, इसका जांच पड़ताल करके आपको लिखना है। तो यही अपना क्या हो गया, चुनौती है, और चुनौती को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं एज ए टीचर। ठीक। यूनिट 3 है अपना हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी। वर्तनी मैंने आपको भी जस्ट बताया कि लिखने की रीति या हिज्जे, शब्द का वर्ण, उनका क्रम, ये सब क्या है अपना वर्तनी है। अब भाषा संरचना में आप एक काम कीजिएगा कि वर्ण, शब्द, ये सब जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, वाक्य हो गया, इस सब का आप एक फुल डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वर्ण क्या होता है, तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो वर्ण कहलाता है। ठीक। जैसे अ, आ, क। शब्द में क्या हो जाएगा, ये वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और वाक्य क्या मतलब हो गया कि एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाला शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आप वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, पूरा पूर्ण रूप से एक वाक्य हो गया। क्लियर। अब संदर्भ आधारित व्याकरण। संदर्भ आधारित व्याकरण कहने का मतलब हो गया कि किसी को अगर आप सीखने में, वर्तनी में, बोलने में, लिखने में किस प्रकार से हो रहा है, तो संदर्भ आधारित व्याकरण यानी कि ऐसा आपको चीज़ बताना है, ऐसा आपको चीज़ समझाना है जिसमें व्याकरण हो सके। जैसे कि संज्ञा सीखें, यानी कि एक आप गद्यांश दे दिए, उसमें जितना जगह संज्ञा आ रहा है उसको आप बता रहे हैं कि संज्ञा कौन है। अब बार बार किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, वस्तु का नाम आ रहा है, तो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। उसके बाद और सर्वनाम को जाने, सर्वनाम की आप पहचान करवाइएगा, किसका कौन विशेषता बता रहा है, क्या है क्रिया। अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ना क्या है, तो इसको आपको बातों के माध्यम से बच्चों को बताना। वर्ण पे विचार करना, संधि विच्छेद की व्यवस्था को समझना, मूल्यांकन के आधार पर, ये सब क्या है अपना संदर्भ आधारित व्याकरण है। गतिविधियाँ और व्याकरण। गतिविधियाँ कहने का मतलब हो गया कि आप कौन कौन सा गतिविधि करवा रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चे को आप फील्ड में ले गए और वहाँ पे आप क्या बोले फील्ड में कि मैं कुछ सामान नीचे गिरा रहा हूँ, जिसको जो चीज़ आएगा वो करना है। आपने कार्ड पे क्या किया, दौड़ना, रोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना खाना, ये सारा कुछ आपने लिख के कार्ड पे रख दिया। अब एक बच्चा आएगा, कार उठाएगा, उसको उसमें निकल गया दौड़ना, तो बच्चा फील्ड में दौड़ेगा। तो गतिविधि के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, उसको आप क्रिया की समझ विकसित करवा रहे हैं। ठीक। सामान को गिरा दिए, जगह का नाम गिरा दिए, उसमें उसको उठाना है, उससे आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर में आप संज्ञा का विकास कर रहे हैं। तो गतिविधि कराकर व्याकरण का समझ देना। ठीक। अशुद्धियाँ और उनका निराकरण। अशुद्धियाँ कहने का मतलब हो गया कि बच्चा जितना सारा अशुद्धि करता है, चाहे वो लिखने में हो या पढ़ने में हो, उसका निराकरण कैसे करेंगे। देखिए अशुद्धि के कारण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अशुद्धि के कारण क्या क्या होते हैं। जैसे कि अपना तकनीकी कारण होता है और व्यवहारिक कारण होता है। तकनीकी कारण में हो जाता है अपना लिपि का सही ज्ञान न होना। अब लिपि का सही ज्ञान नहीं है तो वो अशुद्ध कर रहा है, उसको आप कैसे ठीक कीजिएगा, तो सही ज्ञान करवा के। उच्चारण हो गया, संयुक्त अक्षरों का भरमार हो गया, व्याकरण का अज्ञान, जिसको अज्ञान है उसको आप क्या कीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा। और व्यवहारिक कारण में क्या होता है, छात्रों की असावधानी। ठीक, मतलब वो पढ़ रहे हैं बिना रुचि के पूर्वक पढ़ रहे हैं। अभ्यास की कमी, वातावरण एवं संगति का प्रभाव। ठीक, संगति का प्रभाव भी वर्तनी और लेखन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, वही सेम चीज़ अपना वर्तनी की अशुद्धियाँ और निराकरण। देखिए निराकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कक्षा में शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, इसमें आपको एक राय वर्ण है, उनका कहना था कि शुद्ध उच्चारण की शिक्षा बालक की शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करती है। ठीक,
इसके बाद अपना हो जाएगा इसमें कि समान उच्चारण वाले वर्णों का अंतर, जैसे कि छ छ 2 शब्द हुआ और उसमें क्या अंतर उसको आपको समझाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग करना है सो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब अपना चीज़ आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद अपना यूनिट 4 है हिंदी शिक्षण में आकलन। आकलन कहने का मतलब हो गया कि मैंने आपको बराबर बताता हूँ कि आकलन का मतलब क्या है, कि किसी को आप स्टार्टिंग पीरियड में ही पहले आप चेक कर लिए कि उसके अंदर में कितनी समझ है। ठीक, वो उसका क्या हो गया, आकलन हो गया। क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे बात होते हैं कि आकलन की क्या विशेषता है, आकलन किसके संदर्भ में है। अब मान लीजिए कि विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन क्या होगा कि बच्चा क्या जानता है, बच्चा की रुचि क्या क्या है, बच्चों का विशिष्ट आवश्यकता क्या क्या है। अब इसी को अगर आप टीचर के रूप में लीजिएगा यानी कि अध्यापक के हेतु, तो छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम की क्षमता को पहचानने के लिए, शिक्षण विधि के लिए इस अपना क्या हो गया, इसका आकलन हो गया। ठीक, उसी तरह परिवार के लिए भी आकलन होता है कि बच्चों के पालकों को यानी कि उनके परिवार को छात्र की प्रगति से अवगत कराने के लिए, छात्र कितना सीख रहा नहीं सीख रहा उसका जानकारी देने के लिए, इसको हम लोग पेरेंट्स मीटिंग का नाम देते हैं। आकलन का बहुत सारा महत्व भी है, जैसे कि विद्यार्थी ने क्या से क्या सीखा, क्या नया सीखा, क्या पहले से जानता था, क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सारा चीज़। ठीक, अब है हिंदी भाषा में सतत और समग्र आकलन की संकल्पना। देखिए सतत और समग्र है ना, इसको आप सतत और व्यापक के रूप में लीजिए। सतत और व्यापक आकलन या मूल्यांकन जो भी होता है उसमें सतत का अर्थ समझिए। सतत का अर्थ मतलब हो गया कि देखिए मूल्यांकन जो होता है ना, सो अपना पहले क्या था कि लास्ट में एग्ज़ाम हुआ, बच्चा को नंबर आया, उसका हो गया कि जिसको ज़्यादा नंबर आया वो बच्चा तेज है और कमज़ोर है। ठीक, तो सतत का मतलब हो गया कि बीच में ही एक कोर्स ख़त्म हुआ, फिर टेस्ट ले लिए, फिर 3 माही लिए, 6 माही लिए, यानी कि एक टर्म, सेकेंड टर्म, फिर फाइनल टर्म, इस तरह से बांट के चेक करना, वो क्या हो गया अपना सतत मूल्यांकन हो गया। और व्यापक कहने का मतलब हो गया किताबी दुनिया से बाहर, कक्षा कक्ष के बाहर उसका क्या रुचि है, कहाँ मन लग रहा है, क्या क्या वो अलग काम कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, उन सारों चीज़ पर नज़र रख के उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करना कि उसका क्या क्या इंटरेस्ट है, वो अपना क्या हो गया व्यापक। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट में पढ़ पाए हुईएगा कि भाषा में आकलन के विभिन्न तरीके, विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन, मौखिक आकलन यानी कि पूछकर, अवलोकन, लिखित आकलन, प्रस्तुति, अभिनय, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि बच्चा का संपूर्ण आप पोर्टफोलियो पढ़ के समझ सकते हैं कि बच्चा को कितना कुछ आता है नहीं आता है। ठीक, पोर्टफोलियो का कुछ प्रकार भी होता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो में एक आर्टर नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी के महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, जो विद्यार्थी एवं अन्य व्यक्तियों को एक या एक से अधिक क्षेत्र में विद्यार्थी के प्रयास एवं समप्राप्ति का विवरण प्रदान करता है। पोर्टफोलियो के प्रकार कौन कौन से हैं, तो अधिगम पोर्टफोलियो, प्रमाण पोर्टफोलियो, प्रदर्शन पोर्टफोलियो। अधिगम कहने का मतलब हो गया कि अधिगम पोर्टफोलियो में क्या होता है कि विद्यार्थी के अधिगम के समयबद्ध रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रमाण में हो गया कि उनको सर्टिफिकेट देकर। ठीक, और प्रदर्शन में हो गया कि प्रदर्शन पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के सर्वोत्तम समप्राप्तियों एवं कार्यों का विस्तृत रिकॉर्ड होता है। ठीक, अब अपना रेटिंग स्केल है, यानी कि किसी बच्चा को आप चेक कर रहे हैं कि वो बच्चा एक सप्ताह में क्या सीखा उसको लिख दिए, फिर दूसरे सप्ताह में क्या सीखा उसको लिख दिए, मतलब एक चार्ट बनाकर प्रस्तुति करना। ठीक, हिंदी भाषा शिक्षण के आकलन में प्रश्नों की भूमिका। आकलन में प्रश्नों की भूमिका यानी कि आप उच्चारण करवाइए, मुहावरा पूछिए, शब्द लिखवाइए, बोर्ड पर बुला के करवाइए, ये सारा कुछ अपना क्या है, आकलन करने का अपना विधि है, तरीका है। ठीक, और ये शिक्षक पे पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। तो ये था अपना ए सेट का वीडियो। S9 का वीडियो में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा बनाने का, पर मैं वादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।